हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही शानदार हिंदी साहित्य के बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आलोचनात्मक प्रश्न लगे हुए हैं उनको ही आज बहुत विस्तृत से समझेंगे। तो जिसका शीर्षक रहेगा, ये देखो आप, तीन शीर्षक यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं शीर्षक पर आधारित। पहला है जायसी के काव्य सौंदर्य पर प्रश्न बन सकता है आलोचनात्मक। दूसरा है जायसी की काव्यगत भाव पक्ष एवं कला पक्ष, इनकी विशेषताएं आपको एग्जाम में प्रश्न पूछी जा सकती है। जबकि तीसरा बिंदु रहेगा हिंदी प्रेमाख्यानक परंपरा में जायसी का स्थान। तो एक बार इसको स्टार्ट करते हैं आगे से। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्री शाखा काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। अब देखो, जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की, तो भक्ति काल है, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो निर्गुण भक्ति और दूसरा है सगुण भक्ति। जिसमें निर्गुण भक्ति के अंतर्गत वापस दो शाखाएं होती है, एक तो ज्ञानाश्री और दूसरी होती है प्रेमाश्री। तो प्रेमाश्री जो शाखा है उसके जो प्रवर्तक है ना, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। अगर जायसी के जन्म के संबंध में अगर बात करें, तो ये जायसी का जन्म 1492 में 1492 में 1492 में अमेठी उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि ग्रंथों की रचना की थी। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनका ग्रंथ है वो रहता है पद्मावत, जिनकी रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। इसमें 57 खंड है टोटल। इसमें से जो 30वां जो खंड है ना, 30वां, उसमें नागवती वियोग खंड है, ध्यान रखना। किंतु उन पर भारतीय अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव है। कहने का मतलब ये है कि जो दार्शनिक विचारधारा है, भारतीय दार्शनिक विचारधारा, उनसे भी जायसी प्रभावित थे। जायसी कबीर की तरह अक्कड़ नहीं थे। यानी अक्कड़पन जो है कबीर में जिस तरह से झलकता है वो जायसी में नहीं झलकता है। उन्होंने कबीर की तरह दूसरी विचारधाराओं का नहीं किया। यानी कबीर हर तरह हर पक्ष पर मतलब अपनी बात रखते हैं या उनका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन वे इस तरह से नहीं है। वे प्रेम प्रेम मार्ग के संत थे। ध्यान रखना, जो ये जायसी है वो प्रेम मार्ग की बात करते हैं। उनके काव्य सौंदर्य को काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर विचार करके स्पष्ट किया जा सकता है। यानी यहाँ पर आपके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं। एक तो भाव पक्ष पर लेकर और दूसरा है काव्य पक्ष, ये दूसरा बनता है आपका कला पक्ष पर लेकर। तो देखो, सबसे पहले भाव पक्ष की बात करते हैं, जायसी के भाव पक्ष पर। तो इसमें पहला बिंदु जो हमारा आ रहा है वो है प्रेम का निरूपण। जायसी के काव्य में प्रेम का निरूपण किस तरह से निरूपित हुआ है, देखो आप। जायसी प्रेम मार्गी सूफी कवि थे। प्रेम मार्गी है। सूफी साधक मानते हैं कि ईश्वर अत्यंत सुंदर है, सब तरह उसी का सौंदर्य फैला हुआ है और उस ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय प्रेम और विरह है। देखो, यहाँ पर जायसी ये बता रहे हैं कि यानी अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो प्रेम के माध्यम से और विरह के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विरह से प्रेम और प्रगाढ़ बनता है। यानी विरह जब हो जाता है तो उससे प्रेम बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ यानी बहुत ही मजबूत बन जाता है। जायसी ने अपने काव्यों में लौकिक प्रेम वर्णन द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। यानी पहले लौकिक प्रेम का मतलब है इस लोक पृथ्वी का जो प्रेम है, नायक नायिका के मध्य होने वाला, और उसके द्वारा जो इन्होंने कल्पना की है वो अलौकिक प्रेम, यानी जो वो भगवान का जो प्रेम है अलौकिक, उस प्रेम की व्यंजना की बात की है। इसी कारण उनको पद्मावत इसी कारण उनका जो पद्मावत जो ग्रंथ है ना, 1540 में लिखा गया, वो क्षमाशोक्ति काव्य भी कहा जाता है। इसको क्षमाशोक्ति काव्य कहते हैं। जायसी ने हिंदू जीवन के रतन सेन, चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती सिंहल की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा को लेकर पद्मावत की रचना की डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना। इनके अनुसार जायसी ने फारसी प्रेम पद्धति से पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य रचा है। यानी ध्यान देना कि जायसी ने फारसी की पद्धति पर, प्रेम पद्धति है उसी के आधार पर पद्मावत की रचना की।
इस कारण उनमें प्रेम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। विरह वेदना और सौंदर्य को भी बहुत अधिक बतलाया गया है। ईश्वर परम सौंदर्य युक्त है। ईश्वर है ना, वो परम सौंदर्य युक्त है, सुंदरता है उसे, उसमें उसे प्राप्त करने का उपाय प्रेम है। प्रेम से हृदय निर्मल होता है, यानी जब आप प्रेम करते हो तो आपका हृदय बहुत ही ज्यादा निर्मल, परिपाक, स्वच्छ बन जाता है। प्रेम आकाश से भी ऊंचा और चंदन के समान शीतल, और प्रेम मार्ग पर वही बढ़ सकता है जो अपना सिर दे सकता है, यानी जो अपना सिर कलम कर सकता है, सिर दे सकता है, वो ही इस मार्ग पर, उस प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। देखो इसमें दो पंक्ति आ रही है आगे कि तीन लोक, तीन लोक 14 भुवन सबे पर मोहि सूझी, प्रेम छाड़ी किछु और न लीना, ज्यो देखे मन बुझी। अब इसमें ये बात कही गई है कि तीन लोक, तीनों लोक और 14 भुवन, 14 भवन, इन सब के प्रत्यक्ष होने पर भी जो मुझे सूझ रहा है वो यह है कि उस पर भी सत्य यह है कि प्रेम, प्रेम को छोड़कर, प्रेम को छोड़कर यानी प्रेम के अलावा और कुछ भी बात सत्य नहीं है। देखो मन बुझी, और ये मेरा मन कहता है। अब देखो दूसरा बिंदु, रस निरूपण। पद्मावत में श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल्य आदि सभी रसों का चित्रण हुआ है। यानी हर तरह के इसमें रस आए। श्रृंगार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें श्रृंगार रस ही है, जिसमें मुख्य रस श्रृंगार रस है, क्योंकि जायसी का लक्ष्य है, जायसी का लक्ष्य है, जायसी का लक्ष्य है प्रेम निष्ठा की व्यंजना करना रहा है, और पद्मावत में श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य की अनूठी निधि है, ध्यान रखना। अब देखो ये प्रश्न कई बार यहाँ से डायरेक्टली पंक्ति उठा के दे देता है, नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य की अनूठी निधि है। ये आपको पंक्ति में देने के और इसको विस्तृत से आपको समझाने के लिए कह सकते हैं। तो नागमती का जो विरह वर्णन है आपको पता ही है कि जो 57 खंड में से, 57 में से जो 30वां खंड है ना, वो नागमती विरह व्यथा है उसमें पूरी। आगे देखिए कि नागमती के विरह की झलक प्रस्तुत करने वाला ये उदाहरण देखिए। विरह, नागमती का जो विरह है, बेचैनी है, वो उसमें पूरी तरह से झलक रही है इस पंक्तियों में। आप देखो, जेहि पंखी के नियरे कहे विरह के बात, सोई पंछी जाई चरी तरिवरी होई निपात। जेहि पंखी, पंखी का मतलब यहाँ पक्षी से लिया गया है, के नियर। अब देखो यहाँ पर एक नियर शब्द भी आ रहा है और इसकी जगह दूसरा शब्द भी मिलता है, अडवो। तो जही पक्षी यानी जिस पक्षी के पास में भी नायिका जाती है या जिससे भी आज्ञा देती है, कहे विरह के बाद, यानी अपनी विरह की बात को कहकर वो पक्षियों को आज्ञा देती है कि तू जाओ और अपने जो प्रीतम को ये संदेश पहुंचाओ। लेकिन सोई पंछी जाई जरी, लेकिन जो भी पक्षी जाता है वो जल जाता है। और तरीवर होई निपात, और जिस भी पक्ष या जिस भी वृक्ष पर बैठता है उस वो नष्ट हो जाता है। निपात का मतलब होता है नष्ट होना। अब इसके बाद देखो तीसरा बिंदु है प्रकृति चित्रण। जायसी ने प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित कर सूक्ष्म मनोभावों का चित्रण किया, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभाव चित्रित उकेरे हैं। उनके पद्मावत में प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, रहस्यात्मक, उपदेशात्मक, प्रतीकात्मक, मानवीकरण, वातावरण निर्माण, संवेदात्मक, संदेवाक, अलंकारिक आदि बहुत रूपों में सुंदर चित्रण हुआ है। कहने का मतलब है जो प्रकृति का वर्णन है उसमें प्रकृति का आलंबन रूप भी है और उद्दीपन, दोनों रूप सामने आए। साथ में उसमें रहस्य भी है, उपदेश भी है, प्रतीक शैली भी है, मानवीकरण भी हो रहा है, मानवीय क्रियाओं का आरोप भी हो रहा है प्रकृति पर। साथ में वातावरण निर्माण की बात की गई है और संवेदना भी है, संदेश भी मिल रहे हैं और थोड़ी बहुत अलंकारिकता भी है। अब देखो उन्होंने 6 ऋतु यानी 6 ऋतुओं और 12 मासा के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। 12 मासा पता ही आपको, 12 मासा किस में आता है, तो नागमती विरह वर्णन में 30वें खंड में 12 मासा का वर्णन किया गया है। और आषाढ़ से शुरुआत होती है 12 मासा की। एक उदाहरण देखिए कि सरवर हिया घटत नित जाई, टुक टुक होई के विराई विरत हिया करु पीयु टेका, देठी दबंगरा मेर बहु एका। यानी देखो यहाँ पर सरवर हिया घटत नित जाई, यहाँ पर जो नायिका है वो ये कह रही है कि सरोवर की तरफ,
सरवर का मतलब था सरोवर, यानी तालाब की तरह, या यानी मेरा जो हृदय है वो घटत नित जाए, यानी नित यानी हर रोज प्रत्येक दिन वो घटता जा रहा है। मेरा हृदय सरोवर की भांति दिनों दिन घटता जा रहा है। टुक टुक होई के बिराही बिरहत हिया करो पीयूटेगा। अब टुक टुक होई, टुक टुक होने का मतलब है वो पूरी तरह से हृदय फूट रहा है, फूट रहा है। होई के बिरही बिरत, और उस विरह में, बेचैनी में मेरा जो हृदय एकदम टुकड़े टुकड़े हो रहे, करो पीयूटेगा, और उसको अपने प्रियतम की याद आकर, यानी कि वो ही उसको आकर रोक सकते हैं। आगे देखिए नंबर 4, सौंदर्य की बात करते हैं। वर्णन जायसी ने, सौंदर्य जो वर्णन है, जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का बड़ा ही मनोयोग से वर्णन किया है। अब यहाँ पर जो पद्मावती का जो सौंदर्य है ना, उसको बड़े मनोयोग से वर्णित किया गया है। यह वर्णन नक्सिक वर्णन की पद्धति के अंतर्गत आता है। अब जो ये जो वर्णन है ना, पद्मावती का जो वर्णन किया गया, सुंदरता की बात की गई है, उसमें नख से लगा के, यानी नाखून से लगा के अपने उसके शिखर तक, यानी सिर तक पूरी बात की गई इसमें। पद्मावती का सौंदर्य अनुपम, अपरिमेय, दिव्य है। रतन सेन उसके सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर सब कुछ छोड़ देता है। रतन सेन भी जब पद्मावती की बात सुनता है, उसकी सुंदरता की बात सुनता है, तो जितने भी दूसरे कार्य होते हैं वो सब छोड़ देता है और उस पर ही आकृष्ट होता है। पद्मावती सौंदर्य के प्रभाव पर इस प्रकार वर्णन किया गया है, देखो कि नयन जो देखा हंस बा, निर्मल नीर समीर, हसत जो देखा हंस बा, दसन ज्योति नग हीर। यानी जो उसके नयन जो देखा हंस बा, अगर उसके नयनों की बात करें तो हंस की तरह, निर्मल नीर समीर, और बड़े पवित्र निर्मल नीर पानी की तरह, हवा की तरह। हसत जो देखा हंस बा, और उसको हंसते हुए देखा। दसन ज्योति नग हीर, और उसके जो दांत है उसके प्रकाशमान नग नग, नगीने की तरह उसके दांत दिख रहे थे। अब देखो नंबर 5 है रहस्यवादी वर्णन। पद्मावत में अनेक जगह रहस्यवादी वर्णन हुआ है, रहस्यवाद की बात भी है पद्मावत में। कवि ने कहीं तो रवि शशि नखद दीपई ओ ओ ही ज्योति, रवि ने सूर्य चंद्र नखत नक्षत्र दीप ही दीप ओ ही ज्योति, इनका जो प्रकाश है कहकर उस अगोचर सत्ता की ओर संकेत किया है। जो जो आपको सत्ता दिखाई नहीं देती, अगोचर है, उसकी ओर संकेत किया गया है। और कहीं कहीं पर प्रगट गुपत शकल महापूरी, रहा सो नाव जहां देखो तह ओई, दूसरी नहीं जहे जाओ। और दूसरी ओर जो प्रकट होते हैं, जो गुप्त है लेकिन जो प्रकट हो जाते, सकल महापूरी रहा जो नाव। अब दूसरी देखो इसने क्या कहा है, कहकर उस सत्ता की सर्वत्र विद्यमानता का वर्णन किया है। यानी एक जगह तो बताते हैं कि भाई ये जो रहस्यवादी पक्ष में एक तरफ तो आपको ये जो सत्ता है अगोचर दिखाई नहीं देती, और दूसरी तरफ सर्वत्र विद्यमान है, यानी हर जगह विद्यमान, जिस तरह से कबीर कह रहा था ना, उसी तरह से। अब देखो कहीं नयन जो देखा कमल भा, और असत जो देखा अंश बा, कहकर प्रत्येक पदार्थ में, यानी जो हर एक पदार्थ है उसमें उस परम सत्ता का प्रतिबिंब बताया गया है। जायसी ने सर्वात्मवाद, प्रतिबिंबवाद, अद्वैतवाद के माध्यम से अगोचर परम सत्ता को ब्रह्मांड में व्याप्त बताया, और उसी का जीव और जगत के साथ अद्वैत भाव दिखलाया। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं जयसी के काव्य पक्ष की बात करते हैं। काव्य पक्ष की ये सॉरी है कि कला पक्ष है। तो कला पक्ष में क्या होता है, देखो कला पक्ष में व्याकरणिक बात आती है, व्याकरण वाली बात है, व्याकरणिक बात आती है इसमें। जैसे के काव्य में भाव पक्ष के साथ ही कला पक्ष भी वैसा ही पुष्ट, परिमार्जित और प्रांजल है। कला पक्ष के अंतर्गत अलंकार की बात होगी, गुण, छंद, भाषा शैली आदि का समावेश होता है। और जहाँ जैसी एक कला पक्ष का निम्न शीर्षकों में विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो अब सबसे पहले भाषा शैली, कि भाई कबीर की भाषा, सॉरी जायसी की भाषा कौन सी है, तो जायसी की पता ही आपको, जैसे अवधि भाषा मुख्य रूप से रहती है। तो जायसी के काव्य में मुहावरेदार अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। जो अवधि भाषा है वो भी मुहावरेदार है, इसमें मुहावरे मुहावरे, उनकी भाषा बोलचाल और सीधी सादी है, तथा समस्त पदों का प्रयोग बहुत ही कम किया गया है। यानी जो समास की बात है ना, समस्त पद का मतलब सामासिक पद, उनका प्रयोग बहुत कम किया गया है। संस्कृत के सुंदर पदों के बिना ही
उनका भाषा सौष्ठव प्रशस्य है, यानी प्रशंसा के योग्य है। भाषा की जो सुंदरता है उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। उन्होंने वाचक, लक्षक, व्यंजक सभी तरह के पदों का प्रयोग किया है। यानी उसमें भाई सबसे पहले 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ, लक्षणा, व्यंजना और ये अभिधा। वाचक का मतलब वाच्यार्थ से है, तो तीनों प्रकार की शब्दियों के प्रयोग मिलते हैं। संप्रेषण और अभिव्यक्ति की क्षमता इनमें पर्याप्त है। संप्रेषण भी होता है, अभिव्यक्त भी होता है। इन्हीं विशेषताओं के साथ उनके काव्य में पुनरुक्ति दोष है, एक दोष भी है जिसको कहा गया पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष में क्या होता है कि एक रिपीटेशन हो जाती है, बार बार उक्ति आना या किसी शब्द को लेकर बार बार रिपीट होना। एक ही भाव और एक ही वाक्य और एक ही अलंकार को इन्होंने कई बार प्रयुक्त किया है, तो ये देखो पुनरुक्ति दोष है, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। सूफियों की मसनवी शैली, सूफियों की शैली है मसनवी शैली, उसके प्रयोग से जायसी का पद्मावत अद्वितीय ग्रंथ है। ध्यान देना कि भाई पद्मावत में किस प्रकार की जायसी ने शैली का प्रयोग किया है, तो सूफियों की मसनवी शैली में। इसमें उनकी शैली के मुख्यतः 3 रूप दिखाई देते हैं। एक तो कथोपकथन शैली, दूसरा वर्णनात्मक शैली और तीसरा उपदेशात्मक शैली। तो देखो कथन भी आएंगे, कथो मतलब कथन आ रहे, उपकथन आ रहे, वर्णन भी है साथ में उपदेश भी मिल रहे हैं। तो तीनों बातों तीनों शैली एक साथ मिल रही है। पद्मावत में वर्णन की प्रचुरता है, अनेक स्थलों पर ऊहात्मक शैली दिखाई देती है। इसी प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से जायसी का काव्य अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। दूसरा बिंदु देखिए, अलंकार योजना। अलंकार की अगर बात करें तो जायसी के काव्य में सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सादृश्य का मतलब समान रूप से जो दिखाई, जो समान रूप से जो अलंकार है, जिसमें उपमेय उपमान समान रहते हैं, उस टाइप के अलंकार है। जिसमें देखो आप उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति और दीपक अलंकार, इनका प्रयोग अधिक किया गया है। पद्मावत का पूरा कथानक रूपक और समासोक्ति पर आधारित है। एक तो इसमें रूपक है और दूसरी बात समासोक्ति की बात की गई है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है, देखिए आप उत्प्रेक्षा का। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब भी कभी ध्यान रखना, उपमेय पर इसमें होता है कि उपमेय पर उपमान की संभावना दिखाई जाती है। उपमेय पर उपमान की संभावना जहाँ पॉसिबिलिटी हो, और इसमें जनु, जानो, मनु, मानो शब्द आदि अधिक आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, कंचन रेख कसोटी कसी, जनु घन महा दामिनी पर घसी। जनु, जानो, मनु, मानो शब्द जब भी आपको दिखे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे व्यतिरेक में देखिए, व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमेय को उपमान से कई गुना अधिक दिखाया जाता है, श्रेष्ठ दिखाया जाता है। का सरवरी तेई, देठ मयंक, चांद कलंकी, वह निष्कलंक। ओ चांद ही पुनि राहु गरासा, वह बिनु राहु सदा प्रकाशा। देखो तो यहाँ पर कलंकी, वह निष्कलंक, तो यहाँ पर चांद को तो कलंकी बताया गया, जबकि वह निष्कलंकी, यानी जो वह है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ रहा है, वो निष्कलंकी है, उस पर किसी प्रकार कलंक नहीं है। तो कहने का मतलब चांद से भी कई गुना उसको श्रेष्ठ दिखाया जा, अधिक दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अब देखिए रूपक, यौवन जल, यौवन रूपी जल। तो यहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोप है, अभेद आरोप और योजक चिन्ह भी है। तो यौवन रूपी जल, विभावना रूपी जीव, इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं, तो रूपक अलंकार यहाँ पर। जायसी ने अनुप्रास और यमक का भी सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास भी है, यमक भी है। जैसे देखो आप, धनीसो दीप जह दीपक बारी, ओ पद्मिनी ओ दई सवारी, 7 दीप बरने सब लोग, एको दीप न ओई सरी जोग। अब इसमें जो दीप शब्द, दीपक, दीप और दीप, इन सभी के दीप शब्द के अर्थ अलग अलग प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो वहाँ दीपक, वहाँ यमक अलंकार होता है। छंद विधान देखिए आप, उसके बाद तीसरा बिंदु छंद विधान। जैसे के काव्य में दोहा चौपाई छंद को अपनाया गया है। दोहा भी है, दोहा चौपाई कॉम्बिनेशन है, इसको अपनाया गया है। रामचरितमानस की तरह उन्होंने चौपाइयों में मात्रा का पूरा ध्यान रखा है और प्रत्येक चौपाई के बाद उस भाव से संबंधित दोहा समाविष्ट किया है। छंद विधान के स्वरूप को विद्वानों ने कड़वक पद्धति कहा है। ध्यान देना, कड़वक पद्धति क्या है? जो दोहों के बाद में जो चौपैया रखी जा रही है, उस शैली का नाम है कड़वक शैली। और इस कारण जैसे के काव्य में अवधि भाषा का माधुर्य नार सौंदर्य को कुंजित करने में सफल रहा है।
नंबर 4 बिंदु देखिए, रस योजना। जयसी के पद्मावत में प्रधानतः श्रृंगार रस ही मुख्य चित्रण किया गया है। उसमें संयोग और विप्रलंब दोनों पक्षों का समावेश हुआ है, फिर भी इसमें विप्रलंब श्रृंगार है, जो वियोग श्रृंगार, वो प्रधान है। नागमती का विरह वियोग श्रृंगार का ही उदाहरण। अन्य रसों का चित्रण करने में जायसी ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। वस्तुतः प्रेम की पीर के साधक के लिए श्रृंगार की अनुभूति व्यतीत करती रहती है और उन्हीं से वह आनंद मग्न बना रहता है। जायसी ने करुण, रौद्र, अद्भुत, शांत, वीर रस का भी उचित चित्रण किया है। वात्सल्य का वर्णन गोरा बादल के प्रसंग में आता है। अभिप्राय यह है कि जायसी के पद्मावत में रस योजना का उचित विन्यास किया गया है। रस भी पूरी तरह से उचित दिखाई देते हैं। उनके काव्य में श्रृंगार का रस उपस्थित हुआ। जायसी ने लौकिक और अलौकिक प्रेम का चित्रण करने के लिए अप्रस्तुत की सशक्त व्यंजना की है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखिए जायसी के बारे में क्या कथन आया है कि अन्योक्तियों और समासोक्तियों में प्रस्तुत अप्रस्तुत का जैसा सुंदर समन्वय देखा जाता है, वैसा हिंदी के कम कवियों में पाया जाता है। यानी समासोक्तियों के माध्यम से या अन्योक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत में अप्रस्तुत की प्रशंसा वगैरह इस तरह की बात की गई, उसमें समन्वय दिखाया गया। अप्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो प्रस्तुत वस्तुएं काम में लाई गई है, प्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो अप्रस्तुत वस्तुएं सामने रखी गई है, वे आवश्यकता अनुसार कहीं बोध वृत्ति में सहायक होती है। आवश्यकता अनुसार कहीं बोध वृत्ति में सहायक होती है और कहीं भावों के उद्दीपन में। यानी कहीं कहीं तो उससे भाव भी उद्दीप्त होते और कहीं भी उसको समझने में उसकी बड़ी हेल्प होती है। इस प्रकार जायसी ने अप्रस्तुत प्रस्तुत का अच्छा समन्वय उपस्थित किया है तथा उसमें भाव सौंदर्य की बढ़ती हुई। यथा कवल जो भिक्षा मानसर बिनु जल गए सुखाई, यानी कमल के बिना भिक्षा मानसरोवर, यानी कमल के बिना मानसरोवर में है जो कमल, कमल जो भिक्षा मानसर, यानी जो कमल जो मानसरोवर में विकसित होता है वो बिना जल के भी सूख जाता है, उसी तरह इसमें जल के बिना कमल के सूखने का अप्रस्तुत दृश्य है, जिससे जायसी की सौंदर्य भावना के साथ साथ दया और सहानुभूति का भाव व्यक्त हुआ है। जायसी ने अपने मतानुसार जीव द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की साधना के लिए सांसारिक बंधन, माया, शैतान, गुरु, बुद्धि आदि का प्रतीकात्मक वर्णन किया। इसमें प्रतीक भी मिलते हैं, ये सभी प्रतीक ही है, माया, शैतान, गुरु, बुद्धि, बंधन, ऐसे। और उन्हें प्रस्तुत की तरह सामने रखकर परमात्मा की प्राप्ति का सहज उपाय बतलाया। ऐसे प्रसंगों में जायसी अप्रस्तुत विधान अत्यंत रमणीय और भावना में। ठीक है, आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। धन्यवाद।